नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की साप्ताहिक समसामयिक घटनाओं का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम आज कुछ सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और इस सेगमेंट का जो पहला न्यूज है वो है कि हाल ही में सरकार द्वारा जारी, ध्यान रखिएगा कि सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिस रिपोर्ट का शीर्षक है भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन। ये इस शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। और सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए यह बताया है कि 2013 के शुरुआत से लेकर 2024 तक डीबीटी के माध्यम से सरकार ने कुल 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। ध्यान रखिएगा कि डीबीटी के माध्यम से कितने लाख करोड़ रुपए की, तो 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत की गई है सरकार के द्वारा। तो थोड़ा सा डीबीटी के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है लाभार्थियों की सही पहचान करना। ध्यान रखेंगे, ऐसे बेनिफिशियरी जिनको वास्तविक में सरकार की योजनाओं का ज़रूरत है और जिन तक वास्तव में सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाना चाहिए। तो सही लाभार्थियों की पहचान करके सरकार की योजनाओं से संबंधित जो सब्सिडी होती है उनको सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा कर देना। और जहाँ तक कार्यान्वयन का बात है, तो शुरुआत में यह पहल योजना आयोग के अधीन थी, लेकिन अब इसे कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया है। अब डीबीटी के मुख्य प्रवर्तक थोड़ा देख लेते हैं, अर्थात वो कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण डीबीटी संभव हो पाया है। तो इसमें सबसे पहले है जनधन के खाते, यानी जो लाभार्थी है उनके पास जनधन का खाता होना चाहिए। लाभार्थी का आधार और मोबाइल फ़ोन का नंबर, इसको कहते हैं जैम ट्रिनिटी, JAM। जे जहाँ पर स्टैंड करता है जनधन का खाता, ए स्टैंड करता है आधार के लिए और एम स्टैंड करता है मोबाइल नंबर के लिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है कि जो PDS है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 1.85 लाख करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी बचत हासिल की गई है। यानी कि ऐसे लाभार्थी जिन तक सरकार की योजनाओं को सही में पहुंचना चाहिए और जो छद्म लाभार्थी हैं, जो किसी भी पैरामीटर या किसी भी मापदंड पर उन योजनाओं के लिए सही नहीं ठहरते हैं, उनको इससे निकाल बाहर किया जाए और उन योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए ये डीबीटी के मुख्य प्रवर्तक हैं जनधन खाता, लाभार्थी का आधार और मोबाइल फ़ोन नंबर। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, जो कि स्थित है मुंबई में। अगला न्यूज है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 17वां सिविल दिवस। ध्यान रखिएगा, यह सिविल दिवस का 17वां संस्करण था, 17वां आयोजन था, जो कि कब 21 अप्रैल को आयोजित किया गया है, के अवसर पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, ये एक एप्लीकेशन है जिसका क्या नाम है, पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ने वर्ष 2024 के लिए 2025 में, ध्यान रखिएगा 2024 के लिए है, लेकिन इसको 2025 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 17वें सिविल दिवस, जो कि सिविल दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, के अवसर पर इस बार पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार प्राप्त करता है श्री अनिल मलिक, जो कि सचिव हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी कौन है वर्तमान में, तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। अब थोड़ा सा पोषण ट्रैकर के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जो ट्रैक करता है। जब आप इसको एक्सेस करिएगा तो ये कुछ आपसे सवाल पूछेगा, कुछ ऐसे पैरामीटर्स इसमें सेट किए गए हैं जिसको आपको फिल करना होता है, जिसके बाद ये आपको बताएगा
कि जैसे इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में बौनापन हो गया, कमजोरी हो गया और कम वजन की समस्याओं की पहचान करना और पोषण सेवाओं की डिलीवरी की निगरानी करना। तो ये इन सभी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे बनाया गया है, जिसका नाम है पोषण ट्रैकर, जिसे इस बार का लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। अगला न्यूज है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026 तक खसरा और रूबेला, ये दो नाम याद रखिएगा, कि खसरा और रूबेला के पूर्ण उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक डेडलाइन तय किया है कि 2026 तक इस देश से खसरा और रूबेला का पूर्ण उन्मूलन कर देना है। अब ये दोनों क्या है, तो ये दोनों वायरस से फैलने वाली संक्रामक बीमारियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही वायरस से फैलती हैं। और खसरा जहां मनुष्यों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, वहीं रूबेला जो है वह संक्रमित करता है लिम्फ नोड, त्वचा और लिम्फ नोड्स को। और यह गर्भावस्था में अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। और लिम्फ नोड्स क्या है, तो जिसे हम लोग लसिका ग्रंथि कहते हैं। लसिका ग्रंथि यानी कि इसमें जो लिम्फोसाइट्स नामक जो WBC होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, वो लसिका ग्रंथि में ही बनता है। और इसका काम क्या है, तो ये शरीर को संक्रमण से बचाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। और रूबेला जो है इसी लिम्फ नोड्स यानी इसी लसिका ग्रंथि को हानि पहुंचाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और यह अभियान जो है 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि इस वर्ष जो है 24 से 30 अप्रैल का डेट तय किया गया है, या तिथि तय किया गया है, जो इस पूरे सप्ताह जो है वो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाना है। तो इस विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर पहले दिन जो है ये लक्ष्य शुरू किया गया, या इस लक्ष्य को लेकर संकल्प लिया गया है कि 2026 तक खसरा और रूबेला खत्म कर देना है। और अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जो हैं वो JP नड्डा जी हैं, अर्थात जगत प्रकाश नड्डा। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि अगला न्यूज़ है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल AI किरण की शुरुआत की है। नाम याद रखिएगा, AI किरण। इस पहल को शुरू किए जाने का उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल में से कुछ क्षेत्रफल को राष्ट्रीय पार्क के तौर पर अधिसूचित किया गया है। तो सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व वैसे काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें से कुछ क्षेत्र को, जैसे अगर मान सकते हैं उस पूरे क्षेत्र के 10% को, 12% को, 15% को, 18% को या 20% को, उस पूरे क्षेत्र के उतने हिस्से को क्या किया गया है, तो एक राष्ट्रीय पार्क के तौर पर अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार सिमिलीपाल जो है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक उड़ीसा का बात है, तो ये उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और पहला राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और जहाँ तक इसके अवस्थिति का बात किया जाए लोकेशन का, तो ये सिमिलीपाल जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। और सिमिलीपाल को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिमिलीपाल जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है। वन्यजीव अभ्यारण्य बोले तो टाइगर रिजर्व तो स्पेशली चूंकि टाइगर्स के लिए है, और टाइगर रिजर्व के साथ जब बहुत सारे जानवरों में जो विविधता पाया जाता है, तो उन विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे वन्यजीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। यानी कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और अब टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से को, कुछ भूभाग को राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। और इसे 2009 में यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा देख लेते हैं। तो एक ऐसा अधिसूचित क्षेत्र है जो जीव जंतुओं, वनस्पतियों और महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों को सर्वोत्तम संभव सुरक्षा प्रदान करता है।
और जहाँ तक मानव गतिविधि का सवाल है इस क्षेत्र के अंदर, इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि जो है प्रतिबंधित है, जिसमें कुछ अपवाद है। जैसे वन्यजीव संरक्षक इसको कह सकते हैं कि उस स्पेसिफिक एरिया में, उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जो काम करने वाले वन्य कर्मी हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए और कुछ आदिवासी समूहों को छोड़ दिया जाए जिनको कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रहने की अनुमति है, तो कुछ आदिवासी समूहों को छोड़ दिया जाए और वन्य कर्मियों को छोड़ दिया जाए, तो इनके अलावा और बाहर से किसी भी तरह की गतिविधि या किसी भी दूसरे इंसान को अंदर जाना पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले, ये वाद याद रखिएगा, इस वाद का नाम है पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई करते हुए सभी उच्च न्यायालयों को बाल तस्करी के सभी मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। और किस वाद के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है, तो पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले, और ये वाद किससे संबंधित है, तो ये बाल तस्करी के सभी मामलों से, बाल तस्करी के मामले से संबंधित है। और ये उच्च न्यायालय को आदेश देता है कि इस तरह के किसी भी मामले को 6 महीने के भीतर निपटाना है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है एटालिन जल विद्युत परियोजना, जो जिसका संबंध है, ये प्रस्तावित है, इस परियोजना का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, और यह परियोजना दिबांग नदी पर प्रस्तावित है। और दिबांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला न्यूज है 17वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं, इसके बारे में हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं, तो अब इसमें डिटेल्स देख लेते हैं कि 17वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो कि इस वर्ष मनाया गया 21 अप्रैल को, इसको पहली बार जब अवलोकन किया गया था, यानी पहली बार जब इसको ऑब्जर्व किया गया था, तो वो 21 अप्रैल 2006 को किया गया था। और जहाँ तक इसकी शुरुआत की बात की जाए, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा की शुरुआत 21 अप्रैल 1947 को हुई थी, जब भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नई दिल्ली में भारतीय सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था। तो ये उस ऐतिहासिक संदर्भ को अब जाकर 2006 में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो 2006 में इसको अवलोकित किया जाना शुरू किया गया है, और तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक सिविल सेवा के जनक का बात किया जाए, तो भारतीय सिविल सेवा के जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। और इस वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा सिविल सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों, इन 3 श्रेणियों में 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन 3 श्रेणियों का ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियाँ सहित इन 3 श्रेणियों में प्रधानमंत्री के द्वारा 16 पुरस्कार दिए जाएंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अगला न्यूज है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर लद्दाख के लेह में बनाया गया है। तो 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर क्या होता है देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस हेडलाइन को देखते हैं, इस न्यूज़ को देखते हैं कि भारत का ये पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर है जो लेह में बनाया गया है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड बंकर भी है। ध्यान रखिएगा। वैसे भी लद्दाख का लेह का जो क्षेत्र है वो सब एक तरह से हाईएस्ट बैटल ग्राउंड में आता है, और हाई ऑल्टीट्यूड पर, यानी काफ़ी ही ऊंचाई पर स्थित जो वो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे सशस्त्र बल जो है अपनी सेवाएं देते हैं। तो इस बंकर को IIT हैदराबाद और सिंपली फोर्स क्रिएशंस के सहयोग से बनाया गया है, और इसे परियोजना प्रबल के तहत भी बनाया गया है। तो इस परियोजना प्रबल को भी ध्यान में रखिएगा, जिसका उद्देश्य क्या है, तो इस परियोजना का उद्देश्य दूरस्थ और अत्यंत ऊंचाई वाले स्थानों पर बंकरों के निर्माण से है। अब थोड़ा सा 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर जो कि हमने पढ़ा है, तो इसमें 3D प्रिंटेड किसी भी तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यह एक तरह का संरचना होता है, ऐसी संरचना जिसके अंतर्गत आप घर भी बना सकते हैं, घर की सीढ़ी वगैरह भी बना सकते हैं, या बंकर बनाए जाते हैं, या पुल पुलिया इत्यादि भी बनाए जाते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये सभी वस्तु जो होते हैं, इस तरह की संरचनाएं जो होती है वो 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक 3D वस्तु या संरचना का एक डिजिटल मॉडल बनाया जाता है, और उस डिजिटल मॉडल को
3D प्रिंटर के माध्यम से, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक मशीन है, वो 3D प्रिंटर मशीन है, कि उस 3D प्रिंटर के माध्यम से जो होता है उस डिजिटल मॉडल के अनुसार परत दर परत सामग्री को जो होता है जमा किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में भी। और उसके बाद अब क्या होता है, फाइनली आप अपने मन के हिसाब से जिस तरह का स्ट्रक्चर आप चाहते हैं वैसा ऐच्छिक भौतिक संरचना आप पा सकते हैं, या वैसा ऐच्छिक भौतिक संरचना तैयार हो जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला न्यूज है कि वर्ष 2025 में एक दिन में, ध्यान रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि एक दिन में 21 जीआई टैग्स पाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, एक ही दिन में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ के कुल 77 जीआई टैग वाले उत्पाद हो गए हैं, तो 77 जीआई टैग उत्पादों के साथ जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ गया है, और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु। जहाँ तक बिहार का बात किया जाए तो बिहार से अब तक कुल 16 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिक्की घास शिल्प है, जो कि एक हस्तशिल्प है जो घास से बनाया जाता है, सिक्की घास का इस्तेमाल करके, जो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के जिलों में इस तरह के हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। सुजनी कढ़ाई, जो जैसे अपने बिहार में जो हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार में जो बिछावन होता है उसे हम लोग सुजनी कहते हैं, तो ये 2-3 कपड़ों को लपेटकर सुजनी तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर कढ़ाई की जाती है। तो ये भी एक तरह का हस्तशिल्प ही है जिसका मुजफ्फरपुर से संबंध है, यानी कि वैसे तो हर जगह ये बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये मुजफ्फरपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है। उसी तरह से है भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर का सिल्क, कतरनी चावल, मगही पान, जो मुख्य रूप से औरंगाबाद, नवादा और पटना में उगाए जाते हैं, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, सिलाओ का खाजा, मधुबनी की पेंटिंग, पिपली कला, सिक्की घास का लोगो, मंजूसा आर्ट, पिपली वर्क लोगो, सुजनी कढ़ाई का लोगो, और मिथिला का मखाना और मरचा धान, जो पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। तो अब तक ये बिहार से संबंधित कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, जिनकी संख्या 16 है। और इस संबंध में अगर आगे कोई और प्रोग्रेस होता है, प्रगति होता है, तो आपको मैं सूचित जरूर करूँगा। तो फिलहाल इतने तथ्यों को ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग चलेंगे। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा अमरावती। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा शहर जिसमें प्रस्तावित है कि ऊर्जा से संबंधित सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जिसमें शामिल है सोलार एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं, या जियोथर्मल एनर्जी कह सकते हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं। तो इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और उससे ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। तो इस तरह से ये अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ये नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनने जा रहा है। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बौखनाग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। ये न्यूज़ कवर किया जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 2023 में अगर आपको याद होगा तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक सुरंग हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 41 जो काम करते हुए जो 41 मजदूर जो है उसमें फंस गए थे, जिनको लगभग 17 दिनों के बाद बचाया गया था। और ये इस न्यूज़ ने पूरे देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तो फाइनली जाके अब वह सुरंग जो है बनकर तैयार हो गया है, जिसका पुराना नाम जो था सिलक्यारा सुरंग था, लेकिन निर्माण के बाद और उद्घाटन के बाद इसका नाम बदल के बौखनाग सुरंग कर दिया गया है। तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 4.53 किलोमीटर है, और यह सुरंग जो है गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ेगा। ध्यान रखिएगा, तो ये जो उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा होता है, जिसमें गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो उसमें 2 धाम यानी गंगोत्री और यमुनोत्री को ये आपस में कनेक्ट करेगा, और जिससे लगभग गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच का डिस्टेंस जो है लगभग 25 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये सुरंग है, और सुरंग के बगल में ही बौखनाग जी का मंदिर बनाया गया है, जो कि ऐसा लोगों का मानना था कि मंदिर न बनाए जाने के कारण ही बौखनाग जो हैं, जो कि पहाड़ों के देवता माने जाते हैं,
तो वो नाराज़ हो गए थे और उनके नाराज़गी के कारण ही 41 मजदूर जो है फंसे रह गए थे, जिसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी ने इसके साथ साथ सुरंग के निर्माण के साथ साथ मंदिर का भी निर्माण किया है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ है कि त्रिपुरा में एक आदिवासी साहित्यिक संस्था कोकबोरोक साहित्य परिषद ने कोकबोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो ये सिर्फ ध्यान रखिए कि कोकबोरोक भाषा जो है, जो कि त्रिपुरी लोगों द्वारा और त्रिपुरा में कुछ जनजातीय समूहों द्वारा बोली जाती है, तो इस कोकबोरोक भाषा को कोकबोरोक साहित्य परिषद ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है पहलगाम आतंकवादी हमला, जो कि अपने देश के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमला जो है अपने देश के लिए काले अध्याय की तरह है, जिसे हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये हमला कहाँ किया गया था। तो जम्मू कश्मीर का जो एक अनंतनाग जिला है, उसके पहलगाम के बैसरन घाटी में यह आतंकवादी हमला, ये डेट याद रखिएगा, 22 अप्रैल को हुआ था। और इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी या 26 नागरिकों ने अपना शहादत दिया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये पाकिस्तान द्वारा पोषित लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी का जो एक सहयोगी संगठन है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका शैडो फ्रंट है, सहयोगी संगठन, जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ। तो लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद कुछ भारत सरकार द्वारा रणनीतिक कदम उठाए गए थे, उन रणनीतिक कदमों को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 5 सूत्री कार्य योजना को तुरंत घोषित किया गया था, जिसमें क्या था कि सबसे पहला था सिंधु जल संधि का निलंबन कर दिया गया था। और ये सिंधु जल संधि कब किया गया था? तो ये 1960 में किया गया था। और किन दो राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा? तो उस समय एक तो जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इससे संबंधित मैंने इमेज अटैच कर दिया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता की गई थी, विश्व बैंक के मध्यस्थता में ये संधि किया गया था। और ये बेसिकली संधि था क्या? तो ये सिंधु नदी प्रणाली से जल उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना साझाकरण निश्चित करने के लिए तैयार की गई एक संधि थी, जिसमें कुल 6 नदियाँ शामिल थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जिसके तहत 3 पश्चिमी नदियाँ, ध्यान रखिएगा कि 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया था, जबकि भारत ने 3 पूर्वी नदियां यानी कि पश्चिमी तरफ की 3 नदियों का आवंटन पाकिस्तान के लिए किया गया था, और पूर्वी तरफ से 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलज का आवंटन जो है भारत के लिए किया गया था। भारत को सख्त शर्तों के अधीन घरेलू कृषि और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पश्चिमी नदियों के सीमित गैर उपभोग उपयोग की अनुमति दी गई थी। यानी कि पूर्वी तरफ की 3 नदियों का तो इस्तेमाल भारत के द्वारा किया ही जाना था, इसके अलावा पश्चिमी तरफ की 3 नदियाँ जो हैं उसमें ऐसा मेंशन किया गया था कि भारत सीमित कार्यों के लिए, जैसे कृषि हो गया या घरेलू उपयोग या कृषि उपयोग से संबंधित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए थोड़ी बहुत अनुमति प्रदान की गई थी। तो इस व्यवस्था का अर्थ था कि कुल जल मात्रा का लगभग 80% पाकिस्तान को दिया गया, और जबकि शेष 20% भारत को। यानी कि ये किस तरफ की? तो ये पश्चिमी नदियों, जिसमें शामिल थी सिंधु, झेलम और चिनाब, उसके 80% जल को पाकिस्तान को दिया गया था, आवंटन किया जाना था, और 20% का इस्तेमाल भारत अपने हित में कर सकता था, और पूर्वी तरफ की तीनों नदियों का इस्तेमाल भारत अपने पक्ष में कर सकता था। तो ये संधि की शर्तें थी। अच्छा, इसमें दूसरा रणनीतिक कार्य जो किया गया है वो अटारी वाघा सीमा चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। अटारी, जब आप अपने पंजाब की तरफ बढ़ेंगे, भारत में जो पंजाब है, तो पंजाब में अटारी बॉर्डर है, और दूसरे पाकिस्तान के पंजाब की तरफ से जो हिस्सा है उसे बाघा चेक पोस्ट कहा जाता है। तो ये अटारी वाघा सीमा चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया? तो पाकिस्तान के लिए जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात जो सार्क वीज़ा था, उस छूट योजना को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उस वीज़ा का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी नागरिक भारत में आते थे, जैसे मेडिकल टूरिज़्म हो गया या किसी तरह के अन्य कार्य के लिए, जैसे बहुत सारे जिनके रिश्तेदार हैं यहाँ, उनसे मिलने या किसी समारोह या किसी अन्य कार्य के लिए। तो
सारे जो भी सुविधाएं दी गई थी वो वीज़ा संबंधी उनको भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तान के जो सैन्य सलाहकार थे उनको अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया और उन्हें भारत से निष्कासन का आदेश जारी कर दिया गया। इसके अलावा एक और रणनीतिक कार्य किया गया कि जो राजनयिक कर्मियों की संख्या थी उनको कम कर दी गई, घटा दी गई। इसमें क्या किया कि नई दिल्ली स्थित जो पाकिस्तानी उच्चायोग था उसमें कर्मचारियों की संख्या को घटाकर 55 से 30 कर दिया गया। तो ये कुछ कदम थे जो पहलगाम घटना के बाद भारत के द्वारा उठाए गए थे। और इसी तरह का प्रतिक्रिया में पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता रद्द कर दिया गया था। ये समझौता क्या था, तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश जो है, जो उस समय के हिसाब से पूर्वी पाकिस्तान था, वो अस्तित्व में आया। और यह शिमला समझौता लागू कब हुआ था, तो ये 1972 में लागू हुआ था। और इस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस संधि पर, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इन तथ्यों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत, ध्यान रखिएगा ये एक युद्ध पोत है जिसका नाम है INS सूरत, ने अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो थोड़ा सा इस INS सूरत के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो ये प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक श्रेणी का चौथा और अंतिम जहाज है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 युद्धपोत बनाए जाने थे, जिसके 3 युद्धपोत जो पहले ही बनाए जा चुके हैं और जो अभी नेवी को सौंप दिया गया है, जो अभी सेवारत हैं। और वो 3 विध्वंसक जहाज कौन कौन है, तो विशाखापत्तनम, मुर्मुगांव और इम्फाल। और ये चौथा जो युद्धपोत है जिसका नाम INS सूरत है, ये क्या है, तो ये भारतीय नौसेना का पहला AI सक्षम युद्धपोत है। ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह का युद्धपोत जो है INS सूरत, वो भारतीय नौसेना का पहला AI से सक्षम यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम युद्धपोत है। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो है विश्व बैंक की गरीबी और समानता पर संक्षिप्त रिपोर्ट। थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट है जो कि गरीबी और समानता पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं उनको हम लोग ध्यान में देखेंगे। हालांकि ये काफ़ी बड़ा है ये रिपोर्ट, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उठाया है, बिंदुओं को उठाया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था, और इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इन बिंदुओं को थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इस रिपोर्ट में जो मेंशन किया गया है कि भारत ने 2011-12 से 2022-23 तक यानी एक दशक में लगभग 171 मिलियन यानी कि 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी, ध्यान रखिएगा गरीबी के भी बहुत सारे चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ये अत्यधिक गरीबी है जिसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी कह सकते हैं, कि अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। कितने, तो एक दशक में 17.1 करोड़ लोगों को। और इस दशक के दौरान भारत द्वारा गरीबी दर को 16.2% से घटाकर 2.3% किया गया है। और इसी दशक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जो अत्यधिक गरीबी थी वो 18.4% से घटकर 2.8% हो गया है, और शहरी क्षेत्रों में यह 10.7% से घटकर 1.1% हो गया है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। और जो 2011-12 में 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, जिसमें भारत के 65% अत्यंत गरीब थे, इन राज्यों ने बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने अत्यधिक गरीबी में कुल गिरावट में 2/3 का योगदान दिया है। कि यानी कि जहां पहले 65% आबादी अत्यंत गरीब थी, अब इन राज्यों में एक दशक में लगभग 2/3 का गिरावट आया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 43 से 44% लोग जो थे अब एक दशक में अत्यधिक गरीबी से बाहर आ गए हैं। इस तरह से
आज हमारा पहला सेगमेंट जो है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम वो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज़ है कि चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा, ये गैर परमाणु हाइड्रोजन बम है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं कि विस्फोट के बाद यह बम जो है 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच गया था। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो परमाणु बम में जहां विखंडन या संलयन की अभिक्रिया होती है तो उसके विपरीत इसमें न तो विखंडन और न ही संलयन अभिक्रिया होती है। और ये किसका इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। और इसके विस्फोट के उपरांत इससे परमाणु कचरा भी नहीं फैलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये गैर परमाणु हाइड्रोजन बम है जिसका नाम रखा गया है ब्लो टॉर्च बॉम्ब। इसका चीन ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब का दौरा किया है। हालांकि ये पहलगाम में उस समय जब पहलगाम का जो आतंकवादी घटना हुआ था तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने सऊदी अरब के दौरे को रद्द कर दिया था और तुरंत वापस वो भारत आ गए थे। लेकिन फिर भी चूँकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि 2 राष्ट्राध्यक्षों का जब एक दूसरे देश में आना जाना होता है तो महत्वपूर्ण न्यूज हो जाता है और उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा हम लोग देख लेंगे। तो यह मध्य पूर्व में स्थित, थोड़ा सा इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं सऊदी अरब के। तो यह मध्य पूर्व में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी रियाद है और यह अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और इसकी सीमा इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से लगती है। और इसकी समुद्री सीमाएं जो हैं वो फारस की खाड़ी, लाल सागर और अकाबा की खाड़ी से लगती है। और इस्लाम के 2 सबसे जो पवित्र धार्मिक स्थल हैं जिनका नाम मक्का और मदीना है वो यहीं स्थित है। और यह दुनिया का ऐसा देश है जहाँ कोई नदी और झील नहीं है। जैसे जो इसका जो मेन लैंड है, जैसे अपना देश भारत है तो अपने देश भारत का जो मेन लैंड है वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, झील झरने हैं। लेकिन यह दुनिया का ऐसा देश है जिसके मेन लैंड में मुख्य भूमि में न तो कोई नदी है और न ही झील है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत यूरोपीय संघ नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है। तो ऑपरेशन अटलांटा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो ऑपरेशन अटलांटा 2008 में शुरू किया गया था और ये पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में यूरोपीय संघ का समुद्री डकैती विरोधी मिशन है। यानी जो जनरली समुद्र में या सागर में जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डकैत होते हैं, तो उनसे निपटना ताकि जो आवागमन हो या जो वाणिज्यिक उद्देश्य हो वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अवरोध के आराम से होता रहे। तो इस तरह के मिशन के लिए, इस तरह के मिशन से संबंधित है ऑपरेशन अटलांटा, जो कि पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में यूरोपीय संघ का एक मिशन है। और इसी के तहत, इसी ऑपरेशन अटलांटा के तहत ही यूरोपीय संघ के नौसेना बल ने भारतीय नौसेना को ये ऐसा प्रस्ताव दिया है कि आइए हम लोग साथ में मिलकर अभ्यास करें। तो ऑपरेशन अटलांटा को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ है अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10। इसका थोड़ा हम लोग इन बिंदुओं को हम देखते हैं क्या है। तो अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की वायु सेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है बहुत सारे देशों की जो वायु सेनाएं होती हैं वो इसमें आती है, शामिल होती हैं। और शामिल होकर जो होता है, जो एक संयुक्त वायु युद्ध अभ्यास होता है, इसको आयोजित किया जाता है किसके द्वारा, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और इसका नाम क्या है, तो अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, इसको ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष इसके 10वें संस्करण में इस वर्ष जो है भारत की तरफ से वायुसेना के MiG-29 और जगुआर लड़ाकू विमानों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। अब संयुक्त अरब अमीरात का भारत के साथ कुछ
द्विपक्षीय अभ्यास हैं उनको थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। ये तो बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात का सिर्फ भारत के साथ कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो द्विपक्षीय हैं, उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो उससे संबंधित जो पहला अभ्यास है वो डिजर्ट साइक्लोन है, जो कि भूमि आधारित सैन्य अभ्यास है, यानी ये मिलिट्री के लिए है। उसी तरह से डिजर्ट ईगल, जो कि द्विपक्षीय वायुसेना का लड़ाकू अभ्यास है। और उसी तरह का है जायद तलवार, जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो ये सिर्फ भारत, ये जितने भी अभ्यास हैं ये सिर्फ भारत के साथ किए जाते हैं। इसके अलावा एक और अभ्यास है डिजर्ट नाइट, जिसमें जो फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात का त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। तो ध्यान रखिएगा इन सारे अभ्यास को, इनका नाम भी। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो है बालिकातन या बालिकतान। आप अपने सुविधा के हिसाब से जो सही लगे आप उच्चारण करिएगा। बालिकतान अभ्यास अभी क्या है, तो ये फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास है। इसे ध्यान रखिएगा, बालिकतान अभ्यास जो फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। अगला न्यूज है कि येलो सी जो है वो किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है। तो ये चीन और दक्षिणी कोरिया के बीच विवाद का कारण है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है टैलिस्मैन सेबर मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये क्या है, तो ये भी एक तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और ये अभी प्रस्तावित है, यानी कि ये जल्द ही आयोजित किया जाएगा। तब इससे संबंधित जो जो प्रोग्रेस होगा, जो प्रगति होगा, उससे संबंधित जो न्यूज़ होगा मैं आपके सामने लाऊंगा। तो इसमें थल वायु नौसेना के अलावा अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। और 2025 में भारत पहली बार इस अभ्यास में सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल होगा। तो टैलिस्मैन सेबर मिलिट्री एक्सरसाइज को ध्यान में रखिएगा। इस सेगमेंट का आखिरी न्यूज जो है वो है कि हाल ही में ईरान के बंदर अब्बास शहर में शाहिद रजाई बंदरगाह में हाल ही में एक बड़ा धमाका हुआ था, जिससे कई लोगों की मौत तो हुई ही थी, साथ ही में 800 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो इस न्यूज़ को ध्यान रखिएगा कि इस बंदर अब्बास शहर का संबंध जो है ईरान से है, जो कि एक पोर्ट सिटी है। और उसी शहर में जो है एक बंदरगाह है जिसका नाम है शाहिद रजाई बंदरगाह। वहाँ पर यह धमाका हुआ था, जिसके कारण लगभग 800 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो इसी के साथ ही ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस वीडियो को हम लोग विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कोशिश करिएगा कि शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला पार्ट इसका, जिसके बचे हुए सेगमेंट को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसके अगले पार्ट का वीडियो बनाकर जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।